हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक छोटी सी फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल से आप जुड़ करके आप सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आपने अब तक टेलीग्राम पर हमें @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च करके फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। जितने भी प्रकार के नोटिफिकेशन अपडेट्स हैं सब आपको यहीं पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज की इस क्लास में हम लोग MPPSC के सी सेट के पेपर में मतलब जो क्वेश्चंस आए थे इसके पार्ट 2 को कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चन को कवर किया था, ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग 20-25 मिनट की वीडियो बनाएंगे, जितने क्वेश्चंस कवर होंगे 25-50 के आसपास उसको कवर करेंगे और इसके बाद फिर अगले पार्ट में इसको पूरा डन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन का हिंदी वर्जन है, मैंने पेपर डाउनलोड किया, पेपर से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे आगे ना इसका इंग्लिश वर्जन भी दिया है। अगर आप हिंदी में सेटिस्फाइड हैं, हिंदी में आप मैनेज कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इंग्लिश सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है ना। 27 का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित आकृति में विलुप्त खंड को दिए गए विकल्पों से उचित आकृति का चयन करके पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पे एक ज्यामिति दिया है ना, इसमें कुछ चीज़ें फिक्स की गई। अब यहाँ पे एक आकृति ऐसी मत जो इसको भरेंगे तो पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस वर्गाकार ज्यामिति में ना, देखिए ये जो खाली वाला एरिया यहाँ पर है ना, खाली वाला एरिया इधर खिसका है ना, फिर ये इधर आ गया। तो इसका बाद मतलब अगले डायग्राम में जो ये सेटलमेंट बनेगा ना, इसमें जो खाली वाला एरिया होगा ऊपर रहेगा और ये फिल रहेगा। तो देख लीजिए ऐसी ज्यामिति आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है ना, ऐसी ज्यामिति। तो आप देखेंगे तो ऊपर वाला भरा ये गलत हो जाएगा है ना, ये देखिए खाली है ये सही हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों तो बना ही उल्टा है ना, देखिए ये इसको यहाँ पे आप फिट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी दोनों गलत हो गया। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने क्या दिया। 28 में एक क्वेश्चन पूछ रहे, दिए गए वर्गों के संबंध में कौन सा आरेख सर्वश्रेष्ठ दर्शाता है। देखिए नौकरी, सरकारी नौकरी, निजी नौकरी, मतलब यहाँ पे जॉब की बात है, ये गवर्नमेंट जॉब और ये प्राइवेट जॉब। तो देखिए ये पूरा का पूरा जॉब का सर्कल हो गया है ना। अब चाहे गवर्नमेंट जॉब हो ये इसमें आएगा और चाहे प्राइवेट जॉब हो ये भी इसी में आएगा। लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट ना दोनों अलग अलग है। गवर्नमेंट जॉब एकदम अलग है, प्राइवेट जॉब एकदम अलग है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट या प्राइवेट गवर्नमेंट में इंटरमिक्स हो पाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 है ना। 29 पे क्या दिया, 29 पर यहाँ पे क्वेश्चन दिया, दिए गए शब्दों का समूह मतलब जो सेट है आपस में संबंध दर्शाता है, वैसे ही संबंध दर्शाने वाले सेट को चुनना है। देखिए बिल्ली, शेर, जैगुआर है ना। अब ये देखेंगे ना तो तीनों एक फैमिली के हैं, एक फैमिली के हैं। अब इस तरीके से देखिए शार्क, डॉल्फिन, चमगादड़। देखिए डॉल्फिन स्तनीय है, चमगादड़ स्तनीय, लेकिन शार्क नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है देखिए एथलीट, खेल और भाला, मतलब खेल अलग चीज़ है, एथलीट अलग चीज़ है, भाला अलग चीज़ है, ये भी गलत हो जाएगा। सरीसृप है ना, सांप और टोड। तो देखिए सरीसृप और सांप, ठीक है, ये मतलब जो सरीसृप है ये सांप सरीसृप होता है, लेकिन टोड का इससे रिलेशन नहीं। आप देखिए बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला है ना, ये एक परिवार के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 30, इसमें क्या दिया, देखिए यदि ट्रेन को बस कहा जाता है, ठीक, ये प्रश्न ना बहुत एकदम आसान होते हैं, आपको लास्ट पॉइंट को देखना। देखिए ट्रेन को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है और स्कूटर को साइकिल कहा जाता है और साइकिल को मोपेड कहा जाता है। तो खेत जोतने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए लास्ट में ये पूछा है ना कि खेत जोतने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखो खेत जोतने के लिए क्या चाहिए आपको, ट्रैक्टर चाहिए। ठीक, अब देख लीजिएगा कि इसमें ट्रैक्टर को क्या कहा गया, बस ये देखना। देखो ट्रैक्टर को ना कार कहा गया, यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर को कार कहा जाता है तो खेत जोतने के लिए कार चाहिए। ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के लिए ना पूरा आपको पैसेज पढ़ के एकदम 2-3 लाइन का आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, लास्ट में देखना है क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो खेत जोतने के लिए किसका इस्तेमाल करना है। अब आपको पता है कि खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर चाहिए है ना। अब ट्रैक्टर को क्या कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या, देखिए ये सब इंग्लिश वर्जन है ना, जो क्वेश्चन पीछे आपको पढ़ाया गया इसी का इंग्लिश आप देख सकते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 31 में आपको देखिए यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स के कुछ क्वेश्चन रखे गए। पहला क्वेश्चन है प्रतिपुष्टि, मतलब जो फीडबैक है, फीडबैक क्या होता है। आपने सुना होगा काम का फीडबैक देना है ना, मतलब आपका काम कैसा रहा, आपने कैसा काम किया उसका फीडबैक देना। तो अगर प्रतिपुष्टि की बात करें, देखिए पैसे या सामान के संबंध में दी गई जानकारी, तो पैसे के संबंध में तो जानकारी नहीं, फीडबैक काम का होता है ना। देखिए शारीरिक स्पर्श, शारीरिक स्पर्श का भी कोई जिक्र नहीं।
देखिए संचार या प्रदर्शन के संदर्भ में प्रदान की गई जानकारी, मतलब आपका संचार कैसा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बारे में जो जानकारी दी गई यही फीडबैक है, सही हो जाएगा। बाकी डर दबाव का भी कोई जिक्र नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रदर्शन के संबंध में प्रदान की गई जानकारी या प्रतिक्रिया, ये आपका होता है फीडबैक। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है संवेगिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, मतलब सांवेगिक बुद्धि क्या होता है इसकी बात करेंगे। देखिए अपने संवेगों को समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता है ना, अपने संवेग के लिए तो नहीं होगा है ना, अपने और दूसरों के संवेगों को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता। देखिए आप अपने भी संवेग को समझ रहे हैं, दूसरे को भी समझ रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा सांवेगिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी सी और डी, अब यहाँ पे बी सही हो गया तो इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं। अपने संवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होगा है ना, अपने संवेगों से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। संचार के 3 प्रमुख घटक क्या है। संचार मतलब आप कोई मतलब बातचीत करना चाहते हैं, संपर्क साधना चाहते हो तो क्या क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो प्रेषक होना ही चाहिए। प्रेषक मतलब जो मैसेज को भेजेगा है ना, तो पहले से आंसर नहीं क्लियर हो। देखिए अब प्रेषक के बाद देखिए स्पर्श, स्पर्श का कोई तात्पर्य नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको स्पर्श चाहिए, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद पैसा, पैसे की भी कोई जरूरत नहीं है ना। अब देखिए ये मतलब इसके ना फिनोमिना की बात कर रहा है, इसमें ये नहीं बात कर रहा है कि आपको क्या लगाना है, मतलब इसका प्रक्रिया क्या क्या चलेगी। देखिए अब एक प्रेषक होना चाहिए, अब प्रेषक के पास क्या होगा, मैसेज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डाकिया भी नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो प्रेषक मतलब भेजने वाला, मैसेज मतलब जो आपका संदेश है, और रिसीवर मतलब जो इसको प्राप्त करेगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 आपसे ये पूछा जा रहा है, कौन सा सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति संबंधों के बढ़ने के साथ व्यक्तिगत जानकारी का उत्तरोत्तर खुलासा करते हैं। मतलब कौन सा ऐसा संबंध है ना जो बता रहे हैं कि जैसे जैसे आपका रिलेशन बढ़ेगा लोगों के साथ है ना, आप अपने जानकारी का भी खुलासा करते जाएंगे। तो देखिए प्रतीकात्मक है ना, प्रतीकात्मक नहीं हो जाएगा है ना, नहीं होगा है ना। अनिश्चितता में कमी, ये भी नहीं होगा है ना। इसके बाद देखिए प्रत्याशा उल्लंघन, ये भी नहीं होगा। सामाजिक पैठ का सिद्धांत, तो सामाजिक पैठ का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे जैसे ना आपके संबंध बढ़ेंगे आप व्यक्तिगत जानकारी को ओपन करते जाएंगे, ठीक है। ये वास्तविक भी है ना। देखिए आगे कौन सा संचार सिद्धांत 2 लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया का व्याख्या करता है। देखिए अब कौन सा ऐसा सिद्धांत है ना जो बता रहे हैं कि 2 लोगों के बीच आप मैसेज भेज रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। सामाजिक विनिमय सिद्धांत नहीं होगा है ना, सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी नहीं होगा। संचार प्रक्रिया सिद्धांत है ना, संचार प्रक्रिया सिद्धांत ये बता रहे हैं कि आप 2 लोगों के बीच संदेश भेज रहे हैं, संदेश प्राप्त कर रहे हैं, आपका वार्तालाप चल रहा है। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सांस्कृतिक क्षमता क्या है। मतलब ये पूछा जा रहा है ना कि सांस्कृतिक क्षमता किस चीज को कहते हैं। देखिए सांस्कृतिक क्षमता, अब यहाँ पे देखिए अंतर सांस्कृतिक मूल्यों एवं विश्वासों को समझना और सम्मान करना, ठीक है, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सांस्कृतिक मतभेदों की अनदेखी करना, ये तो नहीं होगा है ना। अपने सांस्कृतिक विश्वासों और मूल्यों को दूसरों पर थोपना, ये भी नहीं होगा है ना। अपने व्यक्तिगत विश्वासों एवं मूल्यों को बढ़ावा दे एवं प्राथमिकता देना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में क्वेश्चन क्या पूछा है, 37 का क्वेश्चन ये सांस्कृतिक स्टीरियोटाइप क्या है। तो लोगों के समूह के बारे में अतिरंजना, ये नहीं होगा है ना। लोगों के एक समूह के बारे में एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व है ना, ये भी देखिए यहाँ पे इसका नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, लोगों के समूह के बारे में सटीक प्रतिनिधित्व करना, ये ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या 38 है ना। देखिए सब इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, आप देख लीजिएगा अगर हिंदी में डाउट है तब। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सहानुभूति क्या है ना। सहानुभूति मतलब समानुभूति क्या है ना। समानुभूति का मतलब क्या होगा, देखिए दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना और साझा करना, ठीक है। दूसरों के कार्यों को समझना, कार्यों को समझना नहीं होगा है ना। दूसरे के विचारों को समझना नहीं होगा है ना। समझना और दान करना, ये भी नहीं होगा। तो दूसरे व्यक्ति को भावनाओं और विचारों को समझना और साझा करना, यही हो जाएगा सहानुभूति, सिंपैथी, ठीक है। आगे है आग्रहिता, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हठ धर्मिता क्या है। हठ धर्मिता का मतलब है जिद्दी होना है ना, आप एकदम जिद में अटके हुए, तो क्या हो जाएगा। देखिए हठ धर्मिता की अगर बात करेंगे, शांतिपूर्ण है ना एवं सम्मानजनक तरीके से अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को व्यक्त करना। शांतिपूर्ण है तो फिर भाई हठ धर्मिता का कोई सवाल ही नहीं है ना, ये गलत हो जाएगा। आक्रामक ढंग से अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को व्यक्त करना, आप एकदम अटैकिंग मोड में आ गए है ना कि नहीं ये होना चाहिए, तो यही हो जाएगा हठ धर्मिता है ना। निष्क्रिय से भी कोई वो नहीं, और फिर भाई गहराई से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये जो 14 है 40 नंबर का क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिएगा है ना। अब इसके बाद
आते देखिए यहाँ पे 41 से लेकर ना 45 तक में आपको पैसेज दिया गया है। तो देखिए जब कभी भी पैसेज रहे तो पैसेज करने का सीधा सा तरीका ये कि आप सरसरी निगाह में एक बार पैसेज को कवर कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन पर जाइएगा, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोगों का कहना होता है कि पहले आपको क्वेश्चन देख के तब पैसेज पर आना है, बाकी कुछ लोगों का कहना होता है कि आप पहले पैसेज देखिए। सबका तरीका सेम है, समय भी उतना ही लगेगा, कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं ना, तो आप चाहे पहले क्वेश्चन देखिए चाहे पैसेज देखिए, चीज़ों को समझना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं कि अगर आप पहले क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका आंसर तुरंत बन जाएगा। हाँ, अब फर्क अगर पड़ता है तो 1-2 सेकंड का होता है, उससे कोई विशेष अंतर नहीं आता, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर आप पैसेज पढ़ के जाएंगे तो आपको बार बार पेज को स्लाइड नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए पैसेज देख लेते। देखिए पैसेज क्या है। डिजिटल युग ने हमारे जीने और काम करने के ढंग में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए। देखो यहाँ पे आर्टिकल ये बोला जा रहा है कि जो डिजिटल समय है ना, इसने हमारे जीने और काम करने के ढंग में बदलाव कर दिया, है ना। जो चुनौतियों एवं अवसरों दोनों को हमारे सामने लाते हैं, मतलब चुनौती भी है मौका भी है। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है गोपनीयता और सुरक्षा का मुद्दा। मतलब देखिए जो डिजिटल फैक्ट्स है ना, मतलब डिजिटल युग थे, इसमें सुरक्षा और गोपनीयता ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। आगे है, इतनी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी ऑनलाइन संग्रहित व साझा किए जाने के बाद पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग और अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों का जोखिम रहता है, ठीक। एक अन्य चुनौती डिजिटल डिवाइड है, जिसके तहत प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंच समान रूप से वितरित नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो लोगों तक ना इंटरनेट की पहुंच है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है। तो जिनके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे और जिनके पास कम है वो नहीं हो पाएंगे। इससे शिक्षा, नौकरी के अवसरों व सूचना तक पहुंच में असमानता पैदा हो सकती है। सही बात है, मतलब जिसके पास टेक्नोलॉजी बढ़िया है वो अच्छा काम कर पाएगा, जिसके पास नहीं कर पाएगा, जिससे मौजूदा असमानताएं निरंतर बनी रह सकती हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी ओर डिजिटल युग ने नवाचार और विकास के नए अवसर पैदा कर दिए। इंटरनेट ने व्यवसायों के लिए नए बाजारों तक पहुंचना आसान कर दिए और व्यक्तियों के लिए दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ना और सहयोग करना आसान बना दिया। इससे कृत्रिम बुद्धि, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है ना, और ब्लॉकचेन जैसे नए प्रौद्योगिकी के विकास को भी सक्षम बनाया, जिसमें उद्योगों में क्रांति लाने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। हालांकि प्रौद्योगिकी पर बढ़ती हुई निर्भरता नई चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं, जैसे स्वचालन और नौकरियों के विस्थापन का खतरा, है ना। मतलब इसके बढ़ने से नौकरियों का विस्थापन हो जाएगा। जैसे जैसे मशीन उन कार्यों को करने में अधिक सक्षम होती है जो पहले मनुष्य द्वारा किए जाते थे, कई श्रमिक कार्यबल में प्रतिस्पर्धी बने रहते थे, खुद को बेरोजगार या नए कौशल की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं, है ना। मतलब जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो भाई बेरोजगारी आएगी धीरे धीरे। ये पैसेज रहा, अब इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अच्छा यहाँ पे हिंदी वर्जन और दिया अभी, पढ़ लेते हैं। देखिए इसके अलावा डिजिटल, देखो इसके अलावा क्या क्या है। डिजिटल युग ने सामाजिक व राजनीतिक चुनौतियों के नए रूप को सामने लाए हैं। सोशल मीडिया के उदय से गलत सूचना का प्रचार प्रसार के लिए एक मंच तैयार हुआ है, जिससे संस्थाओं में विश्वास का ह्रास हुआ है। लोक लुभावन आंदोलनों का उदय हुआ है। इससे सामग्री को विनियमित करने और मुक्त भाषण की रक्षा के मामले में सरकारों के लिए चुनौतियां प्रस्तुत हुई हैं, है ना। इन चुनौतियों का समाधान करने और डिजिटल युग द्वारा प्रस्तुत अवसरों को भुनाने के लिए व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रौद्योगिकी का उपयोग जिम्मेदारी से और समान रूप से किया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को, पब्लिक को और सबको एक साथ आना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने की बुनियादी ढांचे में निवेश करना शामिल है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इंटरनेट और डिजिटल टूल्स की पहुंच हो, है ना। साथ ही ऑनलाइन गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा के लिए नियमों को लागू करना है ना। इसमें कार्यस्थल की बदलती मांगों और श्रमिकों को तैयार करने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण के निवेश को भी शामिल करना है। देखिए आप पूरे पैसेज को अगर पढ़ेंगे तो सरसरी निगाह में पढ़ेंगे, वैसा नहीं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के चलना है। मैंने समझाने में समय लिया। अगर आप सरसरी निगाह में पढ़ेंगे तो ये पैसेज पढ़ने में मुश्किल से आपको 1 मिनट, मतलब अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट 70 सेकंड 75 सेकंड इतना समय लगेगा। इतने में आप सरसरी निगाह में पढ़ लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि पैसेज में जिक्र किसका किया गया। अब ये पूछा जा रहा है डिजिटल सूचना द्वारा प्रस्तुत अवसरों में से एक क्या है। मतलब डिजिटल सूचना जो अवसर दे रहा है उसमें कौन सा अवसर है, तो आपने पढ़ा, देखो गलत सूचना का प्रसार, है ना। तो ये अवसर नहीं भाई, इसका दुरुपयोग है ना। लोक लुभावन आंदोलन का उदय, ये भी दुरुपयोग है। नई प्रौद्योगिकी का विकास, है ना, ये इसका एक अवसर है। मतलब इससे क्या हुआ है कि डिजिटल जब टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो इससे नए प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, ठीक है। नौकरी के अवसरों में कमी, ये भी नहीं होगा, है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी पर बढ़ती हुई निर्भरता द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों में से एक क्या है। मतलब अब देखिए प्रौद्योगिकी बढ़ रही तो कौन सी चुनौती है। देखिए
सोशल मीडिया के उपयोग में कमी, भाई बढ़ रही तो उपयोग में कमी होगा ही नहीं। स्वचालन व नौकरियों के विस्थापन का खतरा, ये एक चुनौती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, शारीरिक श्रम में वृद्धि, ये तो नहीं होगा। कुशल श्रमिकों की मांग में कमी, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो जिसका जिक्र किया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये कि डिजिटल युग द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए समाधानों में से एक क्या है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो चुनौती है उससे कैसे निपटा जा सकता है। देखिए, यह सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करना कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इंटरनेट व डिजिटल टूल्स की पहुंच हो, ठीक है, ये हो सकता है। गलत सूचना के प्रसार को बढ़ावा देना, इससे भाई चुनौती से आप नहीं निपट पाएंगे। नौकरी के अवसर को कम करना, ये भी नहीं हो पाएगा, है ना। प्रौद्योगिकी तक पहुंच सीमित करना, ये कोई बात नहीं है ना, मतलब आप एक आदमी को सीमित कर देंगे तो ऐसा थोड़े ना करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 में ये दिया 44 में, डिजिटल युग की महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो देखिए यहाँ पे देख लेते। देखिए, नौकरी में अवसर की कमी, ये विशेष चुनौती नहीं। देखिए, साइबर बुलिंग, ये हो सकता है। राजनीति स्थिरता में वृद्धि, ये नहीं है। सोशल मीडिया के उपयोग में कमी, ये भी नहीं। तो साइबर बुलिंग एक इसकी बेहतरीन चुनौती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। डिजिटल 45 मतलब 45 की बात करेंगे। डिजिटल डिवाइस क्या है। देखिए, डिजिटल डिवाइस, देखिए प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंच का असमान वितरण, ये डिजिटल डिवाइस नहीं। प्रौद्योगिकी पर उनकी राय के आधार पर लोगों का विभाजन, ये भी नहीं है ना। देखिए, भोजन तक पहुंच का डिजिटल डिवाइड है यार, मैं डिजिटल डिवाइस पढ़ रहा हूँ, सॉरी कहाँ मेरा दिमाग है यहाँ। चले, डिजिटल डिवाइड है ना, डिवाइड का मतलब ये हो जाएगा लोगों का असमान, मतलब जो पहुंच है ना, लोगों का असमान पहुंच है। प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंच का असमान वितरण, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डिजिटल डिवाइड। अब आते हैं अपने अगले पैसेज पर। देखिए, ये इंग्लिश वर्जन है, आप देख लीजिएगा इसका, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, जो आपका अगला पैसेज दिया है 46 से 50 तक, इसमें क्या दिया। देखिए, इसमें भी आपको चाहे तो आप डायरेक्टली पैसेज पढ़ लीजिए और इस या फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जो आपको सुविधाजनक लगे। तो मैं पहले पैसेज पढ़ता हूँ। देखिए, आपको भी यही करना है, सबके बताने का तरीका अलग अलग है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर मतलब पैसेज पढ़िए। भाई देखो, जिस तरीके से आपको सुविधा महसूस होती है आप उस तरीके के साथ जा सकते हैं, ठीक है। मैंने मतलब जब से पैसेज सॉल्व किया, सबसे पहले मेरी आदत बन चुकी कि पहले पैसेज पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। और मतलब इसमें क्या ना, एक फायदा आपको ये देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, फिर आप पैसेज पढ़ेंगे तो फिर बार बार आपको स्लाइड करना पड़ेगा। आपने एक बार मतलब पैसेज ये किया है ना, अब अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी याद होगी तो फिर आपको बार बार ना अप डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 में से तो कम से कम 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या है, हाल के वर्षों में दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की चिंता बढ़ रही है ना। मतलब जो हाल का समय है इसमें क्या हो रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से चिंता बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होने के कारण होता है। देखो, जलवायु परिवर्तन हो कैसे रहा है ये पता चल गया। जो पृथ्वी के वायुमंडल के उसमें उष्मा को रोक देती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, वायुमंडल में उष्मा को रोक दे रहा है। इससे ग्रह के औसत तापमान में वृद्धि होती है, जिससे विभिन्न नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस पैराग्राफ में ना पूरी तरीके से बात किया गया जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, ठीक है। मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के सबसे उल्लेखनीय प्रभाव में से एक है एक ध्रुवी ठोस टोप का पिघलना है। मतलब जो ध्रुवों पर बर्फ है वो पिघल रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। यह निचले तटीय क्षेत्रों एवं द्वीप राष्ट्रों के लिए खतरा है। साथ ही अधिक लगातार एवं गंभीर बाढ़ का खतरा बन रहा है। इसके अतिरिक्त महासागरों के गर्म होने से तूफान, टाइफून एवं अन्य चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि हुई है ना। नेक्स्ट, और अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया, जलवायु परिवर्तन का विश्व के वन्य जीवों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कई प्रजातियां ठंडे क्षेत्रों में पलायन करने या विलुप्त होने के जोखिम के लिए मजबूर हो जाती हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण विघटन हो सकता है और महत्वपूर्ण जैव विविधता को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रवाल भित्तियां, मतलब जो कोरल रिफ्स हैं, तापमान और अम्लता में परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है, और इन महत्वपूर्ण आवासों में हाश का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। और आगे अगर पैसेज को देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया, जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, क्योंकि चरम मौसम की घटनाएं चोट, बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकती है। गर्मी की लहरें विशेष रूप से एक बड़ा खतरा है, और आने वाले दशकों में इनके और अधिक लगातार एवं तीव्र होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण, जो जीवाश्म ईंधन के उपयोग से और बढ़ जाता है, श्वसन समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। देखिए, अंत में जलवायु परिवर्तन का महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है।
चरम मौसमों की घटनाओं में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों की मरम्मत और पुनर्निर्माण से जुड़ी लागत बहुत अधिक हो जाती है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से भोजन की कमी और कीमतों में भी उछाल आता है। ठीक है, तो देखिए ये पैसेज मैंने एक एक लाइन पढ़ा है। अब सरसरी निगाह पढ़ने का मतलब क्या है कि आप मतलब देखते हुए चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि जलवायु परिवर्तन का सबसे उल्लेखनीय प्रभाव क्या है। देखिए महासागरों का गर्म होना, ये नहीं है ना। देखिए समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, ठीक है, तो ये आपने देखा है ना, ये एक हो सकता है। देखिए प्रजातियों का प्रवासन, ये भी सबसे उल्लेखनीय नहीं है। चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि, ये भी नहीं। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, आपने पैसेज पढ़ा था, आपको याद था, तो ये देखो आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ते फिर पैसेज पे आते तो बार बार आपको क्या करना पड़ता, अप डाउन करना पड़ता। देखिए जलवायु परिवर्तन किस कारण से होता है, तो देखिए आपने देखा था ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपने कर लिया है ना। देखिए अगले पैसेज पर आएंगे तो अगला पैसेज क्या है, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। देखिए भोजन में कमी, ठीक है, इसके बाद देखिए यह महत्वपूर्ण जैव विविधता को नुकसान का कारण बन सकता है, इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, श्वसन समस्याओं एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। देखिए मानव स्वास्थ्य की बात किया तो स्वास्थ्य में क्या होगा, ये श्वसन समस्या और अन्य स्वास्थ्य समस्या का कारण बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन से अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होती है, तो अर्थव्यवस्था की बात है। देखिए जैव विविधता को नुकसान होता है, प्रजातियों के प्रवासन से, चरम मौसम की घटनाएं में वृद्धि से। देखिए चरम मौसम की घटनाओं से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों की मरम्मत और पुनर्निर्माण की लागत से। तो आर्थिक बात है, तो आर्थिक बात में आप पैसा लगाएंगे, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर 50 की बात करेंगे तो 50 में क्या पूछे, प्रवाल भित्तियों पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए प्रवाल भित्तियां मजबूत हो जाती हैं, तापमान और अम्लता के परिवर्तन से प्रवाल भित्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रवाल भित्तियां अधिक कमजोर हो जाती है और उनमें ह्रास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आपने पैसेज पढ़ा था, पैसेज पढ़ने में टाइम लगा, इसके बाद आपको बार बार अप डाउन नहीं करना पड़ा। नहीं तो अगर आप पहले क्वेश्चन को देखते तो आप एक बार क्वेश्चन को देखते फिर पैसेज को पढ़ते फिर आगे करते। देखो कुल मिला जुला के पड़ेगा वही, है ना, बहुत हल्का सा डिफरेंस आएगा, अगर आएगा तब, अन्यथा नहीं आएगा। तो आज की ये क्लास रही हम लोगों ने आज की क्लास में 25 से 50 तक के क्वेश्चन को डन किया। अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे टीम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पैड कोर्स को परचेस नहीं किया एमपीपीएससी एग्जाम के लिए तो उसे परचेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। ठीक है, राम राम भाई।